चलिए हाय दोस्तों, जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आप सभी लोगों का अच्छा चल रहा होगा। और यहाँ देखिए हम सब सार संग्रह से वही है जो प्रैक्टिस सेट बाई सेट जो एग्जाम में हमें पूछा है उसको हम लेकर के आगे चल रहे हैं। और आज हमारा शायद 5वां सेट है और ये पर्यटन विभाग भर्ती है जो 28/5/2007 ईस्वी को बीएसएससी की एग्जाम में पूछी गई थी। वही सेट आपके सामने क्वेश्चन ली गई है। इस बुक का अर्थात विनय कुमार का जो बुक है, इनसे हम सब पेज नंबर 86 के प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। ठीक है, और ये सार संग्रह बुक इन्हीं से, अब इन्हीं से हम सब क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। प्रश्न को कैसे हुलिया टाइट करना है, प्रश्न को कैसे रोना छोड़ाना है, इन सभी चीजों को लिए हम यहाँ आए हैं। ठीक है, प्रश्न को एक जो प्रश्न है उस प्रश्न को कैसे हम उसे पढ़कर अब विशेष प्रश्नों की जानकारियां हासिल कर सकते हैं, उन सभी चीजों के लिए आप अवश्य जुड़े हमारे साथ। आप एक छोटे भाई के नाते, दोस्त के नाते हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें। ठीक है, चलिए अगर आप सब लोग पहली बार आए हैं तो जुड़ना ना भूले। चलिए अभी देखिए इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था। कहने का मतलब ये प्रश्न जो घुमा रहा वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा। किसके बारे में? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है सर। अब इसमें देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह किसके लिए विख्यात था। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म अर्थात बौद्ध भिक्षुकों का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय हमारा शिक्षा का एक सबसे महान केंद्र थे। लोग देश विदेश से यहाँ अध्ययन करने आते थे। चलिए, साथ में यह पाली भाषा के अनुसंधान के लिए था। वहां की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। ठीक है, चलिए ये प्रश्न तो हमें बीएसएससी में पूछा था। बट अब आते हैं इस प्रश्न का सुफड़ा साफ करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापना किसने किया? तो कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय के क्या किया? स्थापना किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब? तो 540 ईस्वी में। इसकी क्या स्थापना कब हुई? तो 540 ईस्वी में। देखिए ये जो विश्वविद्यालय है इसको तोड़ा कौन? तो मोहम्मद गौरी के एक दूत थे जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी थे जो इसको तोड़ा। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय टूटा कब? तो 1193 ईस्वी में। इस विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त करवा दी गई। ये कहानी हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय क्यों तोड़ा गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। कल एक सेट में प्रश्न आया था कि मोहम्मद गौरी ने बंगाल एवं बिहार के विजय के लिए किसे भेजा? बंगाल एवं बिहार की विजय के लिए किसे भेजा था? तो वो बख्तियार खिलजी को ही बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतने के लिए भेजा था। ठीक है, ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय से। अभी प्रश्न हम सब चलते हैं सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। कौन विश्वविद्यालय? तक्षशिला। तो देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय और एक और विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है पहले तक्षशिला के बारे में ही, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय ये जो है क्या? प्राचीन विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना भरत के द्वारा की गई है। इसकी स्थापना भरत के द्वारा बोला जाता है शायद 7 ईसा पूर्व। 7 ईसा पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय के भरत ने स्थापना की है। यहीं के शिक्षक जो चाणक्य थे वो वहीं के शिक्षक भी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। एक और जो हम विश्वविद्यालय की बात आपको कह रहे हैं जिसके स्थापना किसके द्वारा किए गए? धर्मपाल। कौन? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया। और कब किया? तो 783 ईस्वी में किया। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है।
कहाँ है सर? भागलपुर में है। तो ये हमारा विश्वविद्यालय के प्रश्न हो गए। चलिए अभी दूसरे प्रश्न आते हैं। दूसरे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा पूछ रहा है बोध गया में, कौन गया सर? बोध गया में। क्या प्रश्न पूछा है? बोध गया में, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो देखिए ये जो अभी बोध गया में जो बुद्ध अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो बोध गया के पेड़ के नीचे ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया पेड़ के नीचे ही। वह जो पेड़ है वह अपने पीढ़ी का चतुर्थ पेड़ है, चतुर्थ वंश का पेड़ है। देखिए इस पेड़ की हम कहानी बतलाते हैं पहले आपको। तो यहां तो देख लीजिए कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो वही पेड़ के नीचे जो गया में है, बोध गया बरगद के पेड़ के नीचे हुआ। ठीक है, इसके जो प्रथम पेड़ थे अर्थात जो गौतम बुद्ध के द्वारा यह पेड़ लगाई गई थी वह पेड़ को तोड़ दिया गया था। किसके द्वारा? तो यह जो प्रथम पेड़ को तोड़ा गया था अशोक की पत्नी थी। अशोक की पत्नी किसके द्वारा तोड़ी गई? अशोक की पत्नी। उसका नाम क्या था? उस अशोक की पत्नी का क्या नाम था? तो तिस्य ऐसे था, तिस्य रचिता। अशोक की पत्नी तिस्य रचिता के द्वारा ये जो प्रथम जनरेशन का पेड़ था उसको क्या कर दिया गया? तहस नहस करवा दिया गया। अब सर क्या कारण था? वो जो अशोक की पत्नी थी क्यों ऐसा की उस पेड़ के तोड़ने में? तो शायद हमारे दृष्टि से वही कि अब अशोक जो थे वह अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए थे। तो दिन भर अगर किन्हीं के घर से पति अगर कोई मतलब पहले राजा महाराजा एकदम शक्तिशाली बलवान और बाद में लग जाए वो धर्म के पूजा करने, बोलेगा नहीं इसका दिमाग तो खराब हो गया। ठीक है ना, पक्का दिमाग खराब हो गया इसका धर्म के प्रति। शायद में भी ऐसा भी हो सकता है कि तस्य रचिता थी उसको दिमाग में ये बात आई होगी। और जब अशोक अपने मतलब अर्थात यहाँ नहीं था, अशोक इस क्षेत्र में मगध के क्षेत्रों में नहीं जब था, जब कहीं दूसरे प्रांत में गया हुआ था, उसी दौरान तस्य रचिता उस पेड़ को तहस नहस करवा देती है, तोड़वा देती है। ठीक है, एकदम बर्बाद करवा देती है। लेकिन फिर भी पेड़ का उस किस्मत अच्छा जो पेड़ फिर से निकल गया। ठीक है, वहीं पर पुनः फिर से पेड़ का डेवलपमेंट हुआ। और जब इस पेड़ को क्या क्या गया, ये जो जब दूसरी भाग में जब पेड़ निकला तो उस पेड़ जब निकला तो अशोक के पुत्र और पुत्री, अशोक के पुत्र और पुत्री, किसका नाम था? संघमित्रा। कौन से? अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम क्या था? अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम महेंद्र और संघमित्रा थी। अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम महेंद्र और संघमित्रा थी। और यह महेंद्र और संघमित्रा से इस पेड़ की एक डाली कहां भेज देता है? श्रीलंका भेज देता। कहां भेज देता? श्रीलंका। और श्रीलंका में इसी पेड़ की शाखा को क्या कर दिया जाता है? रोप दिया जाता है। और उस जगह का नाम है अनुराधापुरा। क्या था? अनुराधापुरा। ठीक है, अब ये देखिए अभी दूसरे जनरेशन का पेड़ समाप्त नहीं हुआ, अभी ये पहले जनरेशन का ही बात कर रहे हैं कि अशोक के पत्नी ने इसको तोड़वाया, बाद में पेड़ जो पूर्ण तरीके से नष्ट नहीं हुआ, उसके बाद अशोक ने क्या किया? उस पेड़ को श्रीलंका भेज दी टहनी को, और वहां भी उसको अर्थात पुत्र एवं पुत्री महेंद्रा एवं संघमित्रा के द्वारा वह पेड़ श्रीलंका भेज दी गई और वहां पर पेड़ को लगा दिया गया। ठीक है, अभी वो श्रीलंका में जगह कहां था? अनुराधापुर में उस पेड़ को क्या कर दिया गया? लगा दिया गया। उसके बाद बात आती है कि फिर से पेड़ का क्या हुआ। ठीक है ना, तो दूसरी बार 800 वर्ष के बाद, कब? 800 वर्ष के बाद बंगाल के राजा शशांक के द्वारा, किसके द्वारा? शशांक ने उस पेड़ को फिर से तबाही मचा दिया। 800 वर्ष के बाद शशांक ने उस पेड़ को एकदम पूरी तरीके से दूसरा पेड़ जब मतलब पहला तो खत्म हुआ ना, दूसरा लगा, तो दूसरे में बंगाल के जो शासक थे शशांक थे, उसके द्वारा पेड़ को क्या कर दिया गया? एकदम तोड़ दिया गया, जला दिया गया। उसके जड़ कबड़ नहीं रहा था, फिर भी उस जड़ में आग लगा दी गई, एकदम पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया गया? खत्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन उस पेड़ का किस्मत अच्छा कि वह फिर से नहीं खत्म हो पाया। ठीक है ना,
पुनः वह फिर से खत्म नहीं हो पाया, फिर से वहीं पर पेड़ क्या हो गया, लगा रह गया। ठीक है, पेड़ फिर से उग गया। उसके बाद तीसरी जो पीढ़ी की थी वह 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में जब आपदा आई, अर्थात आपदा, भयंकर आपदा के कारण तीसरे जनरेशन का पेड़ भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तब वहां पर अलेक्जेंडर, कौन सा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1880 ईस्वी के आसपास में वह पेड़ श्रीलंका के अनुराधापुर से ला करके फिर से वहीं गया में उसको क्या कर दिया गया, रोप दिया गया। और इसीलिए बोला जाता है कि जो भी वर्तमान में गया में जो पेड़ है वो चौथे जनरेशन का पेड़ है। सबसे पहला जनरेशन नष्ट किया अशोक की पत्नी, दूसरा कौन किया, दूसरा शशांक ने किया, तीसरा कौन किया, तो बाढ़ मतलब प्राकृतिक आपदा ने किया, और चौथी पेड़ अभी वहां वर्तमान में लगी हुई है। तो ये हमारा प्रश्न था। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष से संबंधित। चलिए आगे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र में गर्म जल का अनेकों स्रोत है। तो गर्म जल कहां पे, तो हमारा क्या हो गया, राजगीर। कहां हो गया, राजगीर। देखिए राजगीर में जो कुंड आप सब नहाए होंगे वह कुंड का पानी कैसा रहता, गर्म रहता। गर्म रहने का कारण क्या है, जो हमें बताइए, गर्म रहने का कारण क्या है, वो पानी गर्म क्यों रहती है। तो क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा मौजूद है, और साथ में गंधक की मात्रा मौजूद है, और साथ में सल्फर की मात्रा मौजूद है। सोडियम, गंधक, सल्फर के कारण जो पानी कुंड में अर्थात राजगीर में जो निकलती है पानी, वह क्या निकलती है, एकदम गर्म पानी निकलती है। चलिए राजगीर की बात आए तो राजगीर में एक जापानी मंदिर है, जिसे हम सब सांची के स्तूप कहते हैं, जिसे हम सब विश्व शांति, क्या विश्व सांची स्तूप नहीं, सॉरी, विश्व शांति स्तूप के नाम से हम सब जानते हैं। ये जापानी क्या है, मंदिर है। देखिए राजगीर के नाम सुनते ही आपको, राजगीर में 5 पर्वत है। ठीक है, राजगीर में 5 पर्वत है। एक है विपुलगिरी, ठीक है, दूसरा है रत्नागिरी, तीसरा है उदयगिरी, चौथा स्वर्णगिरी, इधर लास्ट में आप गिरी जोड़ लीजिएगा, गिरी को क्या कर लेना, जोड़ लेना, स्वर्ण गिरी। और एक है जो 5वां है वो है वैभव गिरी। कौन गिरी, वैभव गिरी। ठीक है, तो यहां पे है जो राजगीर में 5 पहाड़, कौन कौन, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभार है। ठीक है, कौन सा, वैभार गिरी है। राजगीर में 5 पहाड़, ठीक है, विपुल गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभार गिरी। ठीक है, तो 5 पहाड़ों से घिरा हमारा क्या है, राजगीर है, जो मगध की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करते थे। ठीक है, ये हमारा राजगीर से संबंधित। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, विष्णु, क्या प्रश्न, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, गया में ही है विष्णुपद मंदिर। फिर अगले प्रश्न, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, अभी हमने बताया विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में है। अगले प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां बनवाया गया, तो जहां पर गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वही बोधि वृक्ष के नीचे वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। ठीक है, आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है क्या, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वो मात्र एक था, कौन से जनपद, वैशाली में जो थी गणतंत्रात्मक थी। उसके बाद देखिए किस नगर को सूर्य मंदिर विख्यात है, तो वह देव, किसके लिए, किस नगर में सूर्य मंदिर, तो देवनगर में है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, बिहार में प्रसिद्ध, ये बिहार का प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध पर्व कौन है, तो छठ पर्व, ऑप्शनली दिया होगा, तो छठ पर्व हो गया, कर्मा वगैरह भी बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, बिहार में पेंटिंग विधा कहाँ, तो मधुबनी का पेंटिंग सबसे फेमस है। उसके बाद सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी, और सिमलीपाल है कहाँ, ओडिशा, सिमलीपाल कहाँ है, ओडिशा में है, जो सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नंदकानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सफेद चीता के लिए, और नंदकानन भी कहाँ है, ओडिशा में ही है। नंदकानन कहाँ है,
ओडिशा में ही है। अगले प्रश्न देख लीजिए, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाले बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। दूसरा प्रश्न देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो तेंजिंग नार्गे। ठीक है, अब हिमालय पे सबसे पहले जैसे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे के द्वारा 1853 ईस्वी, शायद 29 मई, कब मई? 29 मई 1953, सॉरी 29 मई 1953 ईस्वी को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे के द्वारा जो है कहा माउंट एवरेस्ट पर क्या की गई? चढ़ाई की गई। कौन एवरेस्ट? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कौन एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अब इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में सागर माथा। नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसको तिब्बत में बताइएगा, आप सभी लोग बताइए, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में चोमोलोंगमा। क्या है? चोमोलोंगमा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तिब्बत में। किसको? माउंट एवरेस्ट को। और ये है क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा हमसे, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? विशाखापत्तनम। देखिए, नौसेना का 3 कमान सबसे प्रमुख है। नौसेना का कितने कमान? 3 कमान सबसे प्रमुख है, आपको याद रखना होगा। 3 कमान, एक जैसे इधर ले लेते हैं दक्षिण, इस भाग पूर्वी भाग हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो पूर्वी भाग तो हमें दिया हुआ ही है, कौन सा? विशाखापत्तनम। उसके बाद इधर पश्चिमी आ गए मुंबई, और सबसे दक्षिण हो गया कोच्चिन। ठीक है, कोच्चिन। कौन हो गए? तो देखिए, विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में हो गया, और कोच्चिन जो हमारे हैं वो केरल में हो गया। कोच्चिन जो है केरल में हो गया। प्रश्न अगर एक पूछा है कि नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? विशाखापत्तनम में। तो नौसेना का पश्चिमी कमान भी पूछ सकती है, कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, नौसेना का दक्षिणी कमान भी पूछ सकती है, कोच्चिन केरल में। कोच्चिन केरल में। तो ये हमारा नौसेना का 3 महत्वपूर्ण कमान हुए। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखिए क्या करा, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के क्षेत्रों में। ऑप्शनली प्रश्न है। कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य, उड़ीसा का कोणार्क है जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध? तो भाखड़ा नांगल बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। कौन नदी पर? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा। अगर बोला जाता सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो इसमें ऊंचा पूछा है तो आप अवश्य ये जो लंबा याद रखिए। अगले प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश के साथ लगती है। कौन कौन हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल का सीमा कितने देश के साथ लगती है? ठीक है, तो ऊपर वाला 2 हो जाएगा, एक ऊपर में नेपाल भूटान और तीसरा बांग्लादेश। नेपाल भूटान बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल का सीमा कितने देश से? 3 देश से लगते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। क्या प्रश्न पूछ रहा? ओडिशा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? कटक थी। ओडिशा की आजादी से पहले, अर्थात कब की घटना? 1947 ईस्वी से पहले ओडिशा की राजधानी कहाँ थी? कटक थी। लेकिन 1947 के बाद भुवनेश्वर। कहाँ आ गया? भुवनेश्वर। अगले प्रश्न आते हैं, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। चावल, अगर चावल में सबसे ज्यादा उत्पादन अग्रणीय राज्य बोले तो हम सब लेंगे पश्चिम बंगाल। चावल में अग्रणीय उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल, लेकिन चावल का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान तो कटक में हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या करा, रेलवे इंजन, क्या करा, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? वाराणसी, अर्थात यूपी में। रेलवे के एक प्रश्न और पूछ चुके थे, इसमें प्रश्न दिया है हमसे क्या, रेलवे डीजल इंजन, इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए, रेलवे डीजल इंजन तो वाराणसी में है। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर इंड्रीगल कोच फैक्ट्री अगर पूछता तो इसका आंसर हम सब देते क्या, चेन्नई देते, क्या देते, चेन्नई। क्या प्रश्न अगर हमसे रेलवे डीजल इंजन पूछे तो वाराणसी, इंड्रीगल कोच फैक्ट्री पूछे
तो चेन्नई, और रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री तो कपूरथला, कपूरथला देंगे। कहां देंगे? कपूरथला देंगे। और इसी से एक प्रश्न और बन जाता है हमारा, क्या? रेल पहिया, रेल का पहिया, क्या? रेल पहिया तो बेंगलुरु, रेल पहिया कहां देंगे? बेंगलुरु, बेंगलुरु, जो कि ये हो गया कर्नाटक में, ये हो गया कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश हो गए यूपी में, चेन्नई तमिलनाडु में, और कपूरथला अकेला एक है जो पंजाब में, कपूरथला। याद कैसे रखेंगे? जैसे देखिए रेलवे डीजल इंजन तो वाराणसी में, डीजल इंजन जो ट्रेन है जो डीजल से चलाई जाती है वो डीजल इंजन वाराणसी। इंड्रिगल कोच फैक्ट्री तो चेन्नई, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री, रेल का जो कोच फैक्ट्री बनाई जाती है वो कपूरथला पंजाब में, और ये रेल पहिया तो बेंगलुरु में बनाई जाती है। और ये प्रश्न हमें इससे रेल डीजल इंजन से संबंधित था। कपूरथला का प्रश्न पिछले सेट में पूछा था, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा ओडिशा में सबसे ज्यादा किस मसाले का पैदावार होती है? तो हल्दी में ओडिशा का अच्छा खासा इसमें प्रश्न पूछा था। तलचर, तलचर किसके खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, राजीव गांधी। खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दी जाती है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। उसके बाद प्रश्न यहाँ देखिए यूएनओ से दिया, क्या पूछा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। हमने पिछले बार भी यूएनओ का एकदम बाहर एकदम इसका नस टाइट किए थे। यूएनए से संबंधित जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यूएनए का पहले स्थापना, यूएनए का स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 193। सबसे लास्ट में 2011 ईस्वी में शामिल कौन हुआ? दक्षिणी सूडान। कौन सूडान? दक्षिणी सूडान है जो इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। किसमें? यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय आपका दिया हुआ है न्यूयॉर्क। इसके अंग टोटल कितने हैं? 6 अंग हैं। यहाँ के कार्यकारिणी जो भाषाएं हैं वह भाषा भी कितना है? तो 6 है। कार्यकारिणी भाषा 6 है। इसके अस्थाई सदस्य कितने हैं? 5 हैं। ये हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया था। चलिए यूएनए के बाद आते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। ये कौन सा दिया है? क्या रहा? श्री सेलम परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? सुनीता विलियम्स के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और आगे प्रश्न पढ़ते हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बालू का भव्य आकृति जो है वो निर्माण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन पटनायक के लिए। फिर एक प्रश्न देखिए, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत का है? तो 2.43%, 2.43% है जो किसका है? भारत का भाग है। जैसे जैसे कि यहाँ हम देख लेते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 7वां है। सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, रूस, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। फिर उसके बाद क्या है? यूएसए, या इसको हम सब बोल सकते हैं। फिर चीन, यूएसए, चीन। चीन के बाद हम क्या ले लेंगे? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। सबका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो इसका 170 पॉइंट कुछ ले लेना लाख वर्ग किलोमीटर, इसका 98 लेना है। और अमेरिका का हम सब अमेरिका का 98 लेंगे, इसका शायद 99 आप ले लीजिए, इसका 98 ले लेंगे। चीन का हम सब क्षेत्रफल ले लेंगे, जो ले लेंगे कितना? 95। चीन का 95, ब्राजील का 85, और इसका 76, और इसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये सभी लाख वर्ग किलोमीटर में। इसका क्लास हम सब ऑलरेडी पहले ही स्पेशल ली गई है कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस का क्षेत्रफल 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर, कनाडा 99, अमेरिका का जो है वो 98 है, और चीन का 95, ब्राजील का 85, ऑस्ट्रेलिया का 76, और भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर रखने के बावजूद इसके पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.43% है, 2.43% है। चलिए ये हमारा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या करा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी। इस सेट में दक्षिण भारत का प्रश्न काफी अच्छा खासा पूछा है।
ठीक है, दक्षिण भारत का इसमें प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा खासा पूछा हुआ है। ठीक है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा, हरियाणा। सबसे ज्यादा अगर वन पूछता तो मध्य प्रदेश। भारत के सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, एकदम कंठस्थ क्वेश्चन। विश्व के सबसे लंबी नदी, नील नदी। अगर चौड़ी पूछती तो हम सब अमेजन देते, और यही अगर पूछता भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा दे देते। भारत में सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी दे देते। प्रश्न दोनों तरीके से, भारत में तो गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्रा नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी दे देते। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न, अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के नजदीक है। अगले प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा क्या प्रश्न पूछा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महादेश। कौन है, अफ्रीका। जैसे नंबर पहला में एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, पांचवा में अंटार्कटिका और छठा में यूरोप, सातवां में ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हमें टोटल 7 महादेश है, और इसमें प्रश्न पूछा है क्या, दूसरा बड़ा महाद्वीप तो अफ्रीका महादेश। ठीक है, उसके बाद पूछा उड़ीसा का पुराना नाम क्या है। भाई उड़ीसा का तो क्वेश्चन एकदम कहवे मत कीजिए, उत्कल एकदम छाप दिया उड़ीसा वाला इसमें रख के। सवाना एकदम सज धज के महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में। चिल्का झील, खरे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो उड़ीसा में मौजूद है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। देखिए तट रेखा से संबंधित प्रश्न, तट रेखा से संबंधित प्रश्न, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 5 पश्चिम तटीय राज्य और 4 पूर्व तटीय राज्य हैं। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, कौन कौन, गुजरात, कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, एकदम लिख लीजिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और इन 9 राज्य में तट रेखा से संबंधित टोटल राज्य की संख्या 9 है, और 9 राज्य में सबसे ज्यादा लंबा तट रेखा वाला राज्य तो गुजरात, और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य तो गोवा। कौन होंगे, गोवा होंगे। चलिए ये प्रश्न हमारा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, भारतीय रेल के कितने जोन है क्षेत्र में, तो 18 जोन क्षेत्र। बौद्ध मत के सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ में, क्योंकि वहां पर ही जाकर के महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ, सबसे ज्यादा उपदेश तो श्रावस्ती। 2 प्रश्न, महात्मा बुद्ध के द्वारा अर्थात गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दी गई, और दूसरा सबसे ज्यादा, मतलब प्रश्न ये पूछ सकता है सबसे ज्यादा तो श्रावस्ती में दिए, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में। क्या प्रश्न पूछा, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3, 1930, 1931, 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, तीसरे में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भीमराव अंबेडकर, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाला गांधी जी, और सरोजिनी नायडू भी साथ में। इसी में महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा। ठीक है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। अगले प्रश्न आते हैं, उपराष्ट्रपति। प्रश्न क्या पूछ रहा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। धर्मवीर रोकिएगा थोड़ा, अगर रुक चुका है ये। अगला प्रश्न क्या, देखिए क्या पूछ रहा, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। एलजी इलेक्ट्रॉनिक किस देश की कंपनी है, दक्षिण कोरिया। एलजी का जो हम सब टीवी देखते हैं वो कंपनी कहाँ का है, तो दक्षिण कोरिया का है। रोकिए ना इसको, क्योंकि यहाँ लग रहा है ये हो गया, दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, अगले प्रश्न, कार्ल मार्क्स कौन थे, तो जर्मनी का चिंतक थे।